नमस्कार साथियों, कियारा वेट क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की क्लास का जो हमारा डिस्कशन है वो सर्जरी सब्जेक्ट से रिलेटेड रहने वाला है, क्योंकि आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं सुचर एंड सुचरिंग क्या होती है, टाँके क्या होते हैं, किस लिए इनको पशुओं में लगाया जाता है। जैसे मान लीजिए किसी कारणवश जब पशु को चोट लग जाती है तो चोट के कारण उसकी स्किन पर या हम कहें उसकी त्वचा पर कुछ इस प्रकार का कटाव बन जाता है, या हम कहें कुछ इस प्रकार का घाव हमें वहां पर दिखाई देता है। इसमें देखिए जो घाव हमें यहां पर दिखाई दे रहा है, कैसा घाव है? ओपन वुंड है। कैसा है? ओपन वुंड। और हिंदी में से क्या कहेंगे? खुला घाव कहते हैं। कैसा कहते हैं भी? खुला घाव। अब देखिए, यदि घाव इस कंडीशन में होता है तो घाव के जो दोनों किनारे हैं, एक ऊपरी किनारा है, एक निचला किनारा है, काफी दूर दूर अवस्था में हमें दिखाई दे रहे हैं। यदि इस कंडीशन में घाव होता है तो इसको भरने में अधिक समय लगता है। तो हमें क्या करना है, इस घाव के जो दोनों किनारे हैं उनको नजदीक से नजदीक अवस्था में लाया जाता है। किस लिए? ताकि जो घाव है वो जल्दी भर सके, हीलिंग की प्रक्रिया उसमें जल्दी हो सके। अब इस घाव के दोनों किनारों को, एक ऊपरी किनारा है, एक दूसरा निचला किनारा है, इन घाव के दोनों किनारों को नजदीक अवस्था में लाने के लिए इनमें क्या लगाए जाते हैं? सुचरिंग की जाती है, टाँके लगाए जाते हैं। यानी कि टाँकों के माध्यम से इन दो घाव के दोनों किनारों को नजदीक से नजदीक अवस्था में लाया जाता है। जिसके कारण किस लिए लगाए जाते हैं? ताकि घाव के किनारे नजदीक से नजदीक आ सके और घाव में जो हीलिंग की प्रक्रिया है, या हम कहें घाव जो भरने की प्रक्रिया है, वो जल्दी से जल्दी हो सके। यानी कि हम कहें आसान भाषा में, घाव जल्दी भर सके या ठीक हो सके। इसलिए घाव के अंदर क्या किया लगाए जाते हैं? टाँके लगाए जाते हैं, सुचरिंग की जाती है। इसी से संबंधित एक टर्मिनोलॉजी और आती है, लाइगेशन। क्या आता है अभी? लाइगेशन। और लाइगेशन को क्या कहते हैं? बांधना। ये जो बांधना है सिरों अथवा धमनियों से संबंध रखता है। सिरे अथवा धमनियों। देखिए, जो बांधना है, किसे बांधना है भाई? सिरे और धमनियों को बांधने को कहते हैं। अब सिरे और जो धमनियां हैं इन्हें हम क्यों बांधते हैं उसकी अगर हम बात करें, जैसे मान लीजिए जब पशु को कभी चोट लग जाती है और चोट के कारण उसकी जो आर्टरी और जो वेन है वो क्या हो जाती है? रैप्चर हो जाती है। और रैप्चर होने के कारण उनकी वेन से और आर्टरी से ब्लड का स्राव होता है। उस ब्लड के स्राव को रोकने के लिए उसके सिरे और धमनियों को सुचरिंग के माध्यम से बांधना ही क्या कहलाता है? लाइगेशन कहलाता है। ठीक है, चलिए इसी के साथ ही एक नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी और आती है, नोट, या हम कहें गांठ लगाना क्या होता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, नोट या गांठ लगाना। नोट या इसे हिंदी में कहेंगे गांठ लगाना। देखिए, गांठ लगाना क्या होता है? जब किसी धागे या हम कहें अन्य पदार्थ के दोनों सिरों को यथा स्थिति में रखने के लिए उनके दोनों सिरों को बांधना ही क्या कहलाता है? गांठ लगाना या नोट लगाना कहलाता है। जैसे मान लीजिए जब किसी धागे या अन्य पदार्थ के दोनों सिरों को यथा स्थिति में रखने के लिए बांध दिया जाता है। यही बांधना नोट कहलाता है। नोट या गांठ कहलाता है। ठीक है, तो ये तो क्या बात हो गई, नोट क्या होती है, गांठ लगाना किसे हम कहते हैं, कहाँ इसकी आवश्यकता पड़ती है। जैसे मान लीजिए जब पशुओं में कोई घाव हो जाता है और घाव पर सुचरिंग की जाती है और सुचर के दौरान जो धागा काम में ले जाता है उस धागे को यथा स्थिति में रखने के लिए क्या लगाई जाती है? नोट लगाई जाती है। यही क्या कहलाता है? गांठ लगाना कहलाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं कि क्या उद्देश्य है, यानी कि टाँके लगाने के उद्देश्य क्या है। यदि हम उद्देश्यों की अगर बात करें तो टाँके लगाने के क्या उद्देश्य हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा उद्देश्य। देखिए, सबसे पहला हमारा उद्देश्य आता है कि घाव के जो दोनों किनारे हैं
दोनों किनारों को नजदीक से नजदीक अवस्था में लाना ताकि उनमें हीलिंग की जो प्रक्रिया है, घाव के जो भरने की प्रक्रिया है वो जल्दी हो सके। तो पहला उद्देश्य क्या हो गया, घाव के किनारों को नजदीक से नजदीक अवस्था में लाना, नजदीक से नजदीक अवस्था में लाना ताकि घाव में हीलिंग या हम कहें घाव भरने की प्रक्रिया, घाव भरने की प्रक्रिया जल्दी हो सके, या हम कहें घाव में हीलिंग जल्दी हो सके, अर्थात घाव जल्दी ठीक हो सके, घाव जल्दी भर सके। इसलिए क्या किया जाता है भाई, एक तो उद्देश्य क्या हो गया कि घाव के किनारों को टांकों के माध्यम से जो उनके किनारे हैं उनको नजदीक से नजदीक अवस्था में लाना ताकि घाव में जो हीलिंग की प्रक्रिया है, जो घाव भरने की प्रक्रिया है वो जल्दी हो सके। ठीक है, दूसरा क्या होने वाला है, दूसरा अगर हम देखें कि घाव को संक्रमण से बचाया जा सके, यानी कि घाव को संक्रमण से बचाना। तो दूसरा उद्देश्य क्या हो गया, जैसे मान लीजिए एक तो घाव ओपन अवस्था में होता है या खुली अवस्था में होता है तो उसमें संक्रमण होने की संभावना क्या होती है, अधिक होती है। यदि हमने उस घाव में सूचरिंग कर दी है या टाँके लगा दिए हैं, उसको बंद कर दिया है तो उसमें इन्फेक्शन या संक्रमण होने की संभावना कम होती है। ठीक है, एक इसके अलावा घाव के दोनों किनारों को, तीसरा उद्देश्य क्या है, घाव के दोनों किनारों को संबल प्रदान करना या हम कहें सहारा प्रदान करना। ये भी क्या होता है, इसका एक उद्देश्य होता है, किसका भी, घाव को भरने का, क्या हम कहें कि टाँके लगाने का, ये भी क्या होता है, एक उद्देश्य होता है। ठीक है, चलिए इसके अलावा नेक्स्ट हम देखते हैं। देखिए ये तो हमने बात की थी कि टाँके लगाने के क्या उद्देश्य होते हैं, उन उद्देश्यों पे हमने चर्चा की है। और नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कि टाँके लगाने के लिए जो धागा काम में लिया जाता है उस धागे को क्या कहते हैं भाई, थ्रेड कहा जाता है। क्या कहते हैं उसे, थ्रेड कहा जाता है। ठीक है, जो टाँके लगाने वाला जो धागा होता है उस धागे को क्या बोलते हैं, थ्रेड कहा जाता है। और थ्रेड की हम यदि टाइप की हम बात करें कि दो प्रकार का होता है, कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। थ्रेड किसको बोलते हैं, धागे को बोलते हैं। यानी कि हम जो धागे होते हैं जो टाँके लगाने के लिए काम में लिए जाते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। तो दो प्रकार कौन कौन से होते हैं, नंबर एक हम देखने वाले हैं, एक तो होता है एब्जॉर्बेबल थ्रेड। कौन सा होता है, एब्जॉर्बेबल। कौन सा होता है, एक तो एब्जॉर्बेबल थ्रेड होता है, इसे ही घुलनशील धागा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, घुलनशील धागे। ठीक है, इसके अलावा इसे अवशोषित धागे भी बोलते हैं, अवशोषित धागे। ठीक है, यानी कि इस प्रकार के धागे कहाँ लगाए जाते हैं, शरीर के आंतरिक अंगों पर लगाए जाते हैं। यानी कि ये जो धागे हैं शरीर के ऊतकों के द्वारा कुछ समय अवधि के बाद में अवशोषित कर लिए जाते हैं। ठीक है, यानी कि इनका जो अवशोषण होता है, फैगोसाइटोसिस या एंजाइमेटिक जो रिएक्शन होती है उनके कारण इनका अवशोषण होता है, जो शरीर के कहाँ, आंतरिक अंगों पर लगाए जाते हैं। कहाँ लगाए जाते हैं, शरीर के आंतरिक अंगों पर लगाए जाते हैं। ठीक है, ये तो बात किसकी होगी, एब्जॉर्बेबल थ्रेड की। सेकंड आता है इसका नॉन एब्जॉर्बेबल, नॉन एब्जॉर्बेबल थ्रेड, नॉन एब्जॉर्बेबल थ्रेड, या इसे हम हिंदी में क्या कहेंगे, अनअवशोषित धागे, अनअवशोषित धागे। ठीक है, तो इसके अलावा इसे अघुलनशील धागे भी कहा जाता है। इसके अलावा इसे अघुलनशील धागे भी
कहा जाता है। देखिए, जो नॉन एब्जॉर्बेबल थ्रेड होते हैं या हम कहें अनअवशोषित धागे होते हैं, इनको शरीर के बाहरी सतह पर या हम कहें इनको बाहरी सतह पर या त्वचा पर इनको लगाया जाता है। यानी कि त्वचा पर यदि मान लीजिए जैसे कोई घाव हो जाता है, यानी कि घाव के जो दोनों किनारे अलग हो जाता है, एक्सटर्नल ऑर्गन पर इसको लगाया जाता है कि जब घाव के जो दोनों किनारे होते हैं उनको नजदीक अवस्था में लाने के लिए इस प्रकार के थ्रेड को बाहरी सतह पर काम में लिया जाता है। ठीक है, यानी कि अनअवशोषित इस प्रकार के जो धागे हैं इनका अवशोषण नहीं होता है, यानी कि घाव भरने के कुछ समय के बाद में, यानी कि हमने कहा जैसे मान लीजिए घाव ठीक होने के बाद में या फिर टाके लगाने के 8 से 10 दिन के बाद में इनको काट कर हटा दिया जाता है। ठीक है, यानी कि इस प्रकार के धागे शरीर की बाहरी सतह पर लगाए जाते हैं जिनको काट कर हटाया जाता है, यानी कि जो दूसरे होता है एब्जॉर्बेबल थ्रेड, इनको काट कर या हटाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो ये तो बात हो गई किसकी, थ्रेड के टाइप्स की, कितने प्रकार के होते हैं कि 2 प्रकार के होते हैं, एक एब्जॉर्बेबल होता है, दूसरा नॉन एब्जॉर्बेबल होता है। इनको शरीर के आंतरिक अंगों पर लगाया जाता है और इनके शरीर के बाहरी ऑर्गन पर काम में लिया जाता है। ठीक है, चलिए अब सबसे पहले हम देखने वाले हैं एब्जॉर्बेबल थ्रेड को। सबसे पहला आता है हमारा कौन सा, एब्जॉर्बेबल यानी कि अवशोषित होने वाले धागे। पहला आता है नंबर 1 अवशोषित धागे। कौन सा आता है भाई, अवशोषित धागे। देखिए, अवशोषण होने वाले जो धागे हैं उनमें हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं कौन सा आता है, कैटगट। कौन सा आता है भाई, कैटगट। देखिए, सबसे पहले तो हम कैटगट से रिलेटेड जितनी भी बेसिक बातें हैं उन पर हम डिस्कस करते हैं। देखिए, जो कैटगट है पहले के समय की यदि हम बात करें तो पहले के समय में और वर्तमान समय में इसे कहां से प्राप्त किया जाता है, तो पहले के समय में इसे बिल्ली की आंत से प्राप्त किया जाता था। पहले इसे बिल्ली की आंत से प्राप्त किया जाता था। ठीक है, यदि पहले के समय की हम बात करें या पूर्व में हम बात करें तो जो कैटगट जो धागा होता है इसे बिल्ली की आंत से प्राप्त किया जाता था। लेकिन वर्तमान समय में हम बात करें कि वर्तमान में इसे भेड़ की आंत की सब म्यूकोसा लेयर, भेड़ की आंत की जो सब म्यूकोसा लेयर होती है उससे इसे प्राप्त किया जाता है। या इसके अलावा हम बात करें गाय भैंस की सिरोजल लेयर से इसे प्राप्त किया जाता है। ये तो बात हो गई कि कैटगट जो धागा है इसे कहां से प्राप्त किया जाता है। पहले इसे बिल्ली की आंत से प्राप्त किया जाता था, लेकिन वर्तमान में से भेड़ की आंत की जो सबम्यूकोसा लेयर होती है उससे प्राप्त किया जाता है और गाय भैंस की जो सिरोजल लेयर होती है उससे इसे प्राप्त किया जाता है। अब देखिए, जो कैटगट जो धागा है इसे लंबे समय तक सुरक्षित कैसे रखा जाता है ताकि इसके लंबे समय तक काम में लिया जा सके। इसे 85% एक एल्यूमिनियम की जो फाइल होती है उस एल्यूमिनियम की फाइल में 85% क्या होता है, इथाइल अल्कोहल होता है। इथाइल अल्कोहल, इसी इथाइल अल्कोहल में से क्या रखा जाता है, सुरक्षित रखा जाता है, क्योंकि इसी के कारण क्या होता है, निसंक्रमित अवस्था में होता है और ये धागा खराब नहीं होता है, सूखता भी नहीं है। एक एल्यूमिनियम की फाइल में 85% इथाइल अल्कोहल में इसे सुरक्षित रखा जाता है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई कैटगट से रिलेटेड जो बेसिक बातें हैं वो बातें हो गई। अब बात करते हैं कैटगट के टाइप्स की कि कैटगट कितने प्रकार का होता है। नेक्स्ट आता है कैटगट के प्रकार। कैटगट के प्रकार, देखिए जहां तक बात आती है कैटगट के प्रकार की, तो ये कितने प्रकार का होता है अभी, 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। ठीक है, अब दोनों टाइप्स हम देखते हैं। एक तो कौन सा होता है, प्लेन कैटगट। कौन सा होता है, प्लेन कैटगट। और दूसरा कौन सा होता है, क्रोमिक कैटगट। कौन सा होता है भाई, एक तो प्लेन कैटगट होता है, दूसरा कौन सा होता है, क्रोमिक कैटगट होता है। देखिए, प्लेन कैटगट को साधारण कैटगट भी कहा जाता है, क्योंकि ये जो कैटगट होता है, साधारण जो कैटगट होता है, कि उत्तकों के द्वारा जल्दी ही क्या कर लिया जाता है, अवशोषित कर लिया जाता है। यानी कि इसका जो एब्जॉर्प्शन जो टाइमिंग होता है कितने दिन का होता है, 10 दिन का होता है। कितने दिन का होता है, 10 दिन का होता है। यानी कि इसका जो एब्जॉर्प्शन यानी कि अवशोषित होने का जो समय होता है कितने दिन का होता है, 10 दिन का होता है। इसलिए इसे टाइप ए
सूचर, इसे टाइप ए एब्जोर सूचर भी कहा जाता है, एब्जोर सूचर भी इसे कहा जाता है, क्योंकि ये 10 दिन के समय के अंदर ही क्या हो जाता है, अवशोषित हो जाता है। यानी कि इस प्रकार के टांके को ऐसे हम कहें, इस प्रकार के धागे को ऐसे स्थान पर काम में लिया जाता है जहां पर घाव जल्दी भरता है, जहां पर घाव में हीलिंग की प्रक्रिया जल्दी समाप्त होती है। ठीक है, उस स्थान पर इस प्रकार के टांके को या हम कहें इस प्रकार के धागे को काम में लिया जाता है। ठीक है, यानी कि जैसे हम बात करें फॉर एग्जांपल, इस प्रकार के धागे को कहां कहां काम में लेते हैं, जैसे पेरिटोनियम, पेरिटोनियम, या फिर इसके अलावा लाइगेशन ऑफ वेसल, लाइगेशन ऑफ वेसल, या फिर इसके अलावा इंटरनल ऑर्गन। यानी इन सभी अंगों में टांके लगाने के लिए इस प्रकार के धागे को काम में लिया जाता है। इनका जो एब्जॉर्प्शन टाइमिंग होता है वो 10 दिन का होता है, यानी कि जल्दी समय में ही ये धागा अवशोषित हो जाता है। ठीक है, इसलिए इसे टाइप ए प्रकार का एब्जोर्ब सूचर भी इसे कहा जाता है। ठीक है, क्या कहते हैं इसे, टाइप ए प्रकार का एब्जोर्ब सूचर, यानी अवशोषित होने वाला धागा इसे बोला जाता है। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट हम बात करते हैं जो कौन सा आता है दूसरा, क्रोमिक कैटगट। देखिए जो क्रोमिक कैटगट होता है, जब प्लेन कैटगट को क्रोमिक एसिड, किसमें, क्रोमिक एसिड या इसके अलावा आयोडीन इत्यादि में इसको डुबो दिया जाता है। क्रोमिक एसिड क्या जो आयोडीन जो रसायन होता है, जो सॉल्यूशन होता है, जब इसको डुबो दिया जाता है तो इसको जो अवशोषित होने का जो समय होता है वो क्या हो जाता है, भी बढ़ जाता है। इसका अवशोषण होने का समय बढ़ जाता है, इसे ही क्या कहा जाता है, क्रोमिक कैटगट कहा जाता है। जब प्लेन कैटगट को क्रोमिक एसिड या आयोडीन जैसे रसायनों में डुबो दिया जाता है तो इसका अवशोषण होने का समय बढ़ जाता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, क्रोमिक कैटगट इसे कहा जाता है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट, क्रोमिक कैटगट कितने प्रकार का होता है। कि जो क्रोमिक कैटगट होता है वो निम्न प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है भाई, निम्न प्रकार का होता है। उसकी हम टाइप्स की बात करने वाले हैं। देखिए नेक्स्ट हम बात करते हैं क्रोमिक कैटगट। कौन सा आता है, क्रोमिक कैटगट। देखिए क्रोमिक कैटगट एक साइड में हमने लिखा क्रोमिक कैटगट, ठीक है, दूसरी साइड में हम लिखने वाले हैं कि किस टाइप का है, और नेक्स्ट हम इसका एब्जॉर्प्शन टाइम कितना है, एब्जॉर्प्शन टाइम। ठीक है, कि तीनों चीजें हम यहां पर देखने वाले हैं। सबसे पहले कैटगट कौन सा है भाई, सबसे पहले हम देखते हैं प्लेन कैटगट। प्लेन कैटगट, इसे टाइप ए प्रकार का, कौन सा, टाइप ए प्रकार का एब्जॉर्ब सूचर भी से बोला जाता है। ठीक है, इसका जो एब्जॉर्प्शन टाइमिंग होता है यानी कि कितने समय में अवशोषण हो जाता है, तो 10 डेज में, यानी कि 10 दिनों में ये धागा अवशोषित हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा सेकंड आता है माइल्ड क्रोमिक कैटगट। कौन सा आता है, माइल्ड क्रोमिक कैटगट। देखिए जो माइल्ड क्रोमिक कैटगट है इसे टाइप बी, इसे टाइप बी एब्जॉर्ब सूचर भी कहा जाता है। इसका जो एब्जॉर्प्शन टाइमिंग होता है कितने डेज का होता है, 15 दिन का होता है। कितने दिन में अवशोषण होता है, 15 दिन में ये धागा अवशोषित हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है मीडियम क्रोमिक कैटगट। देखिए जो मीडियम क्रोमिक कैटगट होता है इसे टाइप सी प्रकार का, टाइप सी प्रकार का एब्जॉर्ब सूचर या धागा इसे बोला जाता है। इसका जो एब्जॉर्प्शन टाइमिंग होता है कितने डेज का होता है, 20 दिन का होता है। और सबसे अधिक जो धागा काम में ले जाता है, जो कैटगट काम में ले जाता है, तो मीडियम क्रोमिक कैटगट टाइप सी प्रकार का जो कैटगट है ये यहां पर ज्यादातर काम में लिया जाता है। इसके अलावा लास्ट आता है एक्स्ट्रा क्रोमिक कैटगट। जो एक्स्ट्रा क्रोमिक जो कैटगट होता है इसका जो टाइप होता है कौन से टाइप का होता है, टाइप डी प्रकार का एब्जॉर्ब धागा होता है, या हम कहीं टाइप डी प्रकार का एब्जॉर्ब कैटगट होता है, क्रोमिक कैटगट होता है। इसका जो एब्जॉर्प्शन टाइमिंग होता है कितने डेज का होता है, 40 दिन का होता है। यानी कि इसका जो अवशोषण होने का जो समय होता है कितने दिन का होता है, 40 दिन में ये अवशोषित हो जाता है।
ठीक है। चलिए इसके बाद में नेक्स्ट हम बात करते हैं कैटगट के साइज के अकॉर्डिंग कि विभिन्न मोटाई के आधार पर, साइज के आधार पर कैटगट कितने प्रकार का होता है और कहां कहां पर जो कैटगट है उनको काम में लिया जाता है। देखिए तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कैटगट के साइज के आधार पर, साइज के आधार पर उनका उपयोग। देखिए कैटगट का साइज के आधार पर अगर हम देखें तो सबसे पतला जो कैटगट होता है कौन सा होता है अभी, 30 होता है। कौन सा होता है, सबसे पतला कैटगट 30 होता है। और सबसे जो मोटा कैटगट होता है कौन सा होता है, नंबर 7 होता है। जो 30 होता है, 10 या हम कहें 20, इन तीनों कैटगट का जो यूज है वो कहां पर किया जाता है, पेरिटोनियम में, पेरिटोनियम में, स्मॉल इंटेस्टाइन और लाइगेशन ऑफ वेसल। लाइगेशन ऑफ वेसल, इन पार्ट में इनको यूजली लिया जाता है। ठीक है, जो 30, 10 और 20 जो कैटगट होता है इसको पेरिटोनियम, स्मॉल इंटेस्टाइन और लाइगेशन ऑफ वेसल्स की सूचरिंग करने में इस प्रकार के जो धागे हैं उनको, या हम कहें इस प्रकार का जो कैटगट है इनको यहां पर काम में लिया जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो कैटगट नंबर 1, कैटगट नंबर 1, 2, 3 और 4, ये जो चारों कैटगट के जो टाइप होते हैं इनको कहां काम में लिया जाता है अभी, जो मसल्स होती हैं, मसल्स या फेसिया, या इसके अलावा लाइगेशन ऑफ वेसल, इन भागों की सूचरिंग करने के लिए इस प्रकार के कैटगट के टाइप को काम में लिया जाता है। ठीक है, इसके अलावा कैटगट नंबर 5, 6 और 7, इस प्रकार के जो नंबर वाइज के अकॉर्डिंग हम बात करें, इनके साइज के अकॉर्डिंग हम बात करें, इनको कहां कहां कौन से ऑर्गन्स में काम में ले जाते हैं उसकी हम बात करें, तो कैटगट नंबर 5, 6 और 7 को यूट्रस, रूमन और अदर एब्डोमेन जो भाग होते हैं शरीर के, उन भागों की यदि सूचरिंग करनी है तो कैटगट के ये टाइप्स या हम कहें ये जो नंबर हैं वो काम में ले जाते हैं। कैटगट नंबर 5, 6 और 7 को वहां पर काम में लिया जाता है। तो ये तो बात कर ली हमने किसकी, कैटगट को लेके। ठीक है, कि कैटगट कितने प्रकार का होता है, कौन कौन से उसके टाइप होते हैं, उसके साइज के अकॉर्डिंग कौन से स्थान पर कौन से ऑर्गन में कैटगट काम में लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं एब्जॉर्बेबल सुचर मेथड में दूसरा टाइप आता है, एब्जॉर्ब होने वाला जो धागा आता है कौन सा आता है, कंगारू टेंडन। कौन सा आता है अभी, कंगारू टेंडन। देखिए नेक्स्ट आता है सेकंड नंबर, कंगारू टेंडन। कंगारू टेंडन, अब देखिए सबसे पहले तो हम ये बात करते हैं कि कंगारू टेंडन प्राप्त कहां से किया जाता है। जो छोटे कंगारू होते हैं उन कंगारू की पूंछ के टेंडन से इसे प्राप्त किया जाता है। यानी छोटे कंगारुओं की पूंछ के टेंडन से इसे प्राप्त किया जाता है। छोटे कंगारुओं की जो टेंडन की पूंछ के जो टेंडन होता है उससे इन्हें प्राप्त किया जाता है। ठीक है, यानी कि इस प्रकार के जो धागे हैं इनको जहां पर ज्यादा खिंचाव की आवश्यकता होती है, या हम कहें घाव में जहां पर अधिक खिंचाव होता है या मजबूती की आवश्यकता होती है, वहां पर इन धागों को काम में लिया जाता है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल हम बात करें हार्नियल रिंग की सूचरिंग करने में। ठीक है, जैसे मान लीजिए हार्नियल रिंग की हमें सूचरिंग करनी है, वहां पर अधिक खिंचाव की आवश्यकता होती है, तो इसी प्रकार के धागे को काम में लिया जाता है। इसके अलावा जॉइंट कैप्सूल,
इसके अलावा जॉइंट कैप्सूल की सूचरिंग करने के लिए इस प्रकार के धागे को काम में लिया जाता है। ठीक है, तो ये तो कौन सा धागा हो गया, कंगारू टेंडन, जिसे छोटे कंगारुओं की पूंछ के टेंडन से प्राप्त किया जाता है। और जहां पर जिस घाव में मजबूती की आवश्यकता होती है, जहां पर खिंचाव अधिक होता है, वहां पर इस प्रकार के धागे को काम में लिया जाता है। जैसे हम बात कर रहे थे हर्नियल रिंग की सूचरिंग करने के लिए, जॉइंट कैप्सूल की सूचरिंग करने के लिए इस प्रकार के धागे को काम में लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है फेशियल आटा। नेक्स्ट आता है फेशियल आटा। देखिए, नेक्स्ट हम टाइप देखते हैं नंबर 3, फेशियल आटा। कौन सा धागा था अभी, तीसरा आता है फेशियल आटा। इसे गाय और भैंस की फेशिया से प्राप्त किया जाता है। गाय व भैंस की फेशिया से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, क्योंकि शल्य चिकित्सा के क्षेत्र में यदि हम बात करें तो इनका बहुत कम मात्रा में इनको यूज में लिया जाता है। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट आता है कारगिल मेम्ब्रेन। कारगिल मेम्ब्रेन, इसे गाय भैंस की सिक्कम से प्राप्त किया जाता है। सिक्कम से प्राप्त किया जाता है। तो गाय भैंस की जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है, बड़ी आंत का जो पार्ट होता है, जो सिक्कम कोलन रेक्टम से सिक्कम से इसे प्राप्त किया जाता है। किसे, कारगिल मेम्ब्रेन को। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट आता है एमनियोटिक मेम्ब्रेन। ठीक है, एमनियोटिक जो मेम्ब्रेन धागा होता है, इसे गर्भ में पल रहे बच्चे के चारों तरफ जो एक सैक होता है, जिसे एमनियोटिक सैक कहते हैं, उससे इस धागे को प्राप्त किया जाता है। तो हम कह सकते हैं गर्भ में पल रहे बच्चे के चारों तरफ जो एमनियोटिक सैक होता है, जो एमनियोटिक सैक होता है, उससे इसे प्राप्त किया जाता है। ठीक है, यानी कि गर्भ में पल रहे बच्चे के चारों तरफ जो एमनियोटिक जो फ्लूइड होता है, जो सैक होता है, उसकी जो झिल्ली होती है, उस झिल्ली से इस प्रकार के धागे को प्राप्त किया जाता है। ठीक है, चलिए इसके अलावा नेक्स्ट हम देखते हैं कोलेजन। नेक्स्ट एब्जॉर्बेबल सुचर में आता है या एब्जॉर्बेबल थ्रेड में आता है। नेक्स्ट आता है कोलेजन धागा। कोलेजन धागा, देखिए जो कोलेजन धागा होता है, जो बोवाइन प्रजाति होती है, और बोवाइन प्रजाति में कौन से प्राणी शामिल किए गए हैं, गाय और भैंस। गाय और भैंस के पैरों के फ्लेक्शन टेंडन से प्राप्त किया जाता है। तो हम कह सकते हैं गाय व भैंस के पैरों के फ्लेक्शन टेंडन से इसे प्राप्त किया जाता है। ठीक है, जो गाय भैंसों का पैरों का जो फ्लेक्शन टेंडन होता है, ठीक है, फ्लेक्शन टेंडन की हम बात करें क्योंकि दो ही प्रकार के, एक एक्सटेंशन होता है, दूसरा फ्लेक्शन होता है। तो उनमें से जो फ्लेक्शन टेंडन होता है, पहले फ्लेक्शन का मतलब जो आकुंचन, जो मतलब कि हम जैसे मान लीजिए दो कंडीशन लेते हैं, एक तो एक्सटेंशन वाली लेते हैं, दूसरी फ्लेक्शन। जैसे मान लीजिए इस कंडीशन में हाथ की कंडीशन ले रहा हूं, ये वाली कंडीशन तो इसकी क्या होगी, इसका प्रसार हो रहा है, हाथ का फैलाव हो रहा है, इसको तो हम क्या बोलेंगे, एक्सटेंशन। और ये वापस की तरफ मुड़ के आ रहा है, दोनों कोणों के मध्य में जो दूरियां हैं वो कम हो रही है, वो कंडीशन क्या कहलाती है, फ्लेक्शन कहलाती है। तो हमने कहा गाय भैंस के पैरों के फ्लेक्शन टेंडन से इसे प्राप्त किया जाता है। और इसका जो अवशोषण होने का जो समय होता है कितने डेज का होता है, भी 60 दिन का होता है। कितने दिन का होता है, इसका जो एब्जॉर्प्शन जो टाइमिंग होता है, अवशोषित होने का जो समय होता है इस धागे का, कितने दिन का होता है, 60 दिन का होता है। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट हम बात करते हैं पॉलीगैलेक्टिक 910 या जिसे कहा जाता है विक्रिल।
नेक्स्ट आता है पॉलीगैलेक्टिन 910, या इसे हिंदी में क्या कहते हैं, विक्रियल धागा। देखिए जो पॉलीगैलेक्टिन 910 या विक्रियल जो धागा होता है, कि धागा क्या होता है अभी, थोड़ा सा महंगा होता है। शल्य चिकित्सा के क्षेत्र में हम कहें जो पशुओं में बहुत कम काम में ले जाता है। ये केवल मनुष्यों और कुत्तों की जो सर्जरी की जाती है और सर्जरी के दौरान जो सूचरिंग की जाती है, उसकी सूचरिंग करने के लिए ही इस प्रकार के धागे को काम में लिया जाता है। ठीक है, क्योंकि ये जो धागा है कहां से प्राप्त किया जाता है, देखिए पॉलीग्लाइकोनिक एसिड सूचर, पॉलीमर से इसे प्राप्त किया जाता है। ठीक है, यानी कि पॉलीग्लाइकोनिक एसिड लैक्टिक एसिड जो सूचर होता है उससे इसे पॉलीमर जो होता है उससे इसे प्राप्त किया जाता है, कि थोड़ा सा महंगा होता है, इसलिए केवल इसे कुत्ते और जो मनुष्यों की सर्जरी के लिए ही इसे काम में लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है पॉलीग्लाइकोनिक एसिड सूचर, या इसे बोलते हैं डेक्सोन। देखिए जो पॉलीग्लाइकोनिक एसिड सूचर है इसे भी पॉलीग्लाइकोनिक लैक्टिक एसिड पॉलीमर से इसे प्राप्त किया जाता है, लेकिन विक्रियल की तुलना में थोड़ा सा अच्छा होता है और थोड़ा सा महंगा होता है, इसलिए केवल इसे कुत्तों की सर्जरी या सूचरिंग करने के लिए ही इस प्रकार के धागे को काम में लिया जाता है। ठीक है, तो ये जो सारे हमने आज सूचर देखे हैं, कौन से सूचर पढ़े भी, हमने सूचर के दो टाइप देखे हैं, धागे के दो टाइप हमने पढ़े हैं, एक तो एब्जॉर्बेबल हमने देखा है, दूसरा नॉन एब्जॉर्बेबल धागे। और नॉन एब्जॉर्बेबल धागों को हमें नेक्स्ट पार्ट में पढ़ने वाले हैं। अभी इस पार्ट में केवल हमने कौन से धागे पढ़े हैं, जो एब्जॉर्ब होने वाले हैं। ठीक है, थैंक यू।